आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्यूशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, हमने सॉल्यूशन का एक एस्पेक्ट समाप्त कर दिया है, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। हमने पहले भी बताया है, गैस गैस का सॉल्यूशन हो सकता है, गैस लिक्विड का सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन होता है, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन होता है, गैस सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है, सॉलिड गैस सॉल्यूशन हो सकता है। तो हम लोगों को जो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, इसमें अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। एक बात और बता दे रहे हैं, खासकर फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए, जो ऑर्गेनिक वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, तो मुझे एक बात क्लियर कर देना है यहाँ कि वह फाउंडेशन स्टूडेंट जो कुछ ऑर्गेनिक के चैप्टर्स को नहीं पढ़े हैं, जो शुरू के चैप्टर हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जैसे नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये जो 3 चैप्टर अगर आप नहीं पढ़े हो, तो बीच बीच में जो वीडियो आपको मिल रहा है नेम रिएक्शन का, जहाँ लिखा रहता है IIT JEE नीट 12th, पढ़ना है आपको नेम रिएक्शन, लेकिन जब तक आपके GOC आपका क्लियर नहीं है तब तक वो समझ में आपको नहीं आएगा। तो उसको आप अभी नहीं पढ़िए, अभी नहीं देखिए। ठीक है, GOC का एक पार्ट सभी स्टूडेंट्स, हमारे जितने सेंटर है सभी सेंटर पर मैंने पढ़ा दिया है, दैट इज नोमेनक्लेचर। वो मैंने फरवरी एंड तक समाप्त कर दिया था। ठीक है, कहीं कहीं मैंने आइसोमर और रिएक्शन मैकेनिज्म भी पढ़ा दिया है। सिर्फ 1-2 सेंटर था जहाँ की हम आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म को नहीं पढ़ा पाए थे। ऐसे स्टूडेंट्स जो आइसोमर्स और रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़े हैं, उनको आगे की ऑर्गेनिक की वीडियो अभी समझ में नहीं आएगी। तो आपके लिए, फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही साथ वैसे टारगेट स्टूडेंट्स जिनका आइसोमर या रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ा हुआ है, उनके लिए भी मैं बता देना चाहता हूँ कि आइसोमर का क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। आपको एक अल्टरनेटिव में आइसोमर का वीडियो मिलेगा, और एक अल्टरनेटिव में जैसा सोल्यूशन चल रहा है चलता रहेगा। तो पहले आप लोग अपना नोमेनक्लेचर क्लियर कर लीजिए, फिर आइसोमर्स, और आइसोमर के बाद रिएक्शन मैकेनिज्म, फिर हाइड्रोकार्बन जब पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। इसलिए जिस फाउंडेशन स्टूडेंट्स का GOC यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये 3 चैप्टर नोमेनक्लेचर, आइसोमर्स और रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़े हुए हैं, उन लोगों को अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो वीडियो अपलोड हो रही है वो समझ में नहीं आएगी। आपके लिए भी बहुत जल्द आइसोमर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आइसोमर पढ़ाऊंगा, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म, फिर आप उसके बाद आप आराम से बाकी सभी वीडियो को देख सकते हो, 100% समझ में आएगा। लेकिन जो टारगेट स्टूडेंट्स और ऐसे फाउंडेशन स्टूडेंट जिनके यहाँ ये पढ़ाई हो गया है, GOC मैंने पढ़ा दिया है, वो सभी वीडियो देख सकते हैं सभी तरह के, लेकिन फिजिकल का वीडियो जरूर देखो। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है अभी तक। ठीक है, तो सॉल्यूशन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हमने आपको पढ़ा दिया है। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन से आगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। बीच में अकॉर्डिंग टू NCERT के अकॉर्डिंगली पहले गैस लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है, हेनरीज लॉ जिसको आप कहते हो। ठीक है, उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। पहले मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ में एक रिलेशन होता है। पहले रॉल्स लॉ पढ़ लीजिए, फिर हेनरीज लॉ, और फिर हेनरीज और रॉल्स लॉ में क्या रिलेशन है उसको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आप स्टार्ट करें, अपना कॉपी और पेन ले लें। ठीक है, और स्टार्ट करें। बिना कॉपी पेन लिए हुए पढ़ाई नहीं होती, आपको लिखना पड़ेगा हर हाल में। इसलिए मैं क्लास की तरह बिल्कुल आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं समझता हूँ सभी फाउंडेशन स्टूडेंट का जो ऑर्गेनिक वाला प्रॉब्लम था वो क्लियर हो गया। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो आप कॉल करके भी मुझसे पूछ सकते हो, अगर कुछ बात समझ में नहीं आए तो। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स के पास मेरा नंबर ऑलरेडी है। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स के पास। ठीक है, तो आप पूछ लेना। क्लियर, तो आओ स्टार्ट करते हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। देखो नाम से क्लियर है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हो। ठीक है, सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी क्या हो, लिक्विड हो। क्लियर।
सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या हो, लिक्विड हो। ऐसे सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। क्लियर हो गया? ये भी लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है, और ये भी लिक्विड फॉर्म में रहेगा, दोनों लिक्विड रहेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो अब देखो इसे सॉल्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। जब लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन लेते हो, यानी एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिक्स करते हो और एक नया सॉल्यूशन बनाते हो, ठीक है, लेकिन शर्त है कि ये जो लिक्विड है ये दोनों नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, ये आपस में रिएक्शन नहीं करने चाहिए। जब दो लिक्विड को हम लोग मिक्स करते हैं और एक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जो कम अमाउंट में लिक्विड होता है उसको आप सॉल्यूट कहते हो, जो ज़्यादा अमाउंट में लिक्विड होता है उसको आप सॉल्वेंट कहते हो, और दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन बना रहे हो। जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, ठीक है, लिक्विड ए और लिक्विड बी मान लो मिलकर एक सॉल्यूशन बनाया, और उसके बाद इसका टेम्परेचर आप बढ़ा दीजिए। टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो क्या करेगा, दोनों लिक्विड वेपर बनाएगा। इस केस में क्या होगा, दोनों लिक्विड क्या करेगा, वेपर बनाएगा, ठीक है। क्या फिर से नोट करो, नोट कर लो इस चीज को। लिखोगे इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस the solute and solvents, the solute and solvents both are liquids, both are liquids। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे as the temperature increases, as the temperature increases, as the temperature increases, both the solute and solvent, both the solute and solvent liquids, liquids form vapor pressure, form vapor pressure। मान लो यहां तुम्हारे पास ये लिक्विड ए है, ठीक है, और ये आपने ले लिया लिक्विड बी, और इसे लाकर एक सॉल्यूशन आपने बना दिया लिक्विड ए प्लस बी का, लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी का आपने एक सॉल्यूशन बना दिया। एक बात क्लियर कर लो, आप लोग मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड में करके देखो, एक एक वर्ड जो लिखा गया है वो क्लियरली विजुअलाइज होगा, एक एक वर्ड आपको दिखेगा। जब आप नोट्स बना रहे हो तो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड में रखो, 100% बात समझ में भी आएगी, और क्या लिखा हुआ है वो भी 100% दिखेगा तुम्हें, ठीक है। बोर्ड का सब कंटेंट तुम्हें दिखेगा, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड में रखो। क्लियर हो गया? तो देखो लिक्विड ए और बी, एक लिक्विड ए है और ये लिक्विड बी है, दोनों मिलाकर एक सॉल्यूशन बना लिए लिक्विड ए और बी का। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चूंकि दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए दोनों क्या बनाएगा, वेपर बनाएगा, दोनों क्या बनाएगा, वेपर बनाएगा। क्लियर हो गया? बोथ लिक्विड ए एंड बी यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फॉर्म वेपर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। क्लियर हो गया? तो एक टर्म आता है यहाँ पे वेपर प्रेशर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म तुम्हारे लिए, वेपर प्रेशर। कभी कभी 12th में पूछता है डिफाइन वेपर प्रेशर, हेडिंग बना लो वेपर प्रेशर। एक एक वर्ड समझते चलो और एक एक टर्मिनोलॉजी क्लियर करो। वेपर प्रेशर वीपी, वेपर प्रेशर को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वीपी। क्लियर? वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर क्या है? जब देखो यहाँ पे एक सॉल्यूशन तुमने लिया है लिक्विड का, दो लिक्विड का सॉल्यूशन, यहाँ लिक्विड ए है प्लस लिक्विड बी है। क्लियर हो गया? जब आप इसे हीट करते हो
तो ये लिक्विड क्या होता है, जब आप हीट करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, देखो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये जो लिक्विड ए और बी के मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ये मोशन में आ जाएंगे। ठीक है, लिक्विड के मॉलिक्यूल मोशन में तो होते ही हैं, इनका मोशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इनका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, देखो तो इनके लिक्विड का मोशन इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और इनकी टेंडेंसी वेपर फेज में जाने की ज़्यादा से ज़्यादा होगी। जब इनकी टेंडेंसी वेपर फेज में जाने की होगी तो ये जो लिक्विड का आउटर मोस्ट लेयर है, लिक्विड का जो आउटर मोस्ट लेयर है, इस पे ये प्रेशर बनाएंगे। इस पे ये क्या करेंगे, फिर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ वाल के कंटेनर पर भी ये क्या करते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, इसी प्रेशर को वेपर प्रेशर कहा जाता है। फिर से बात को समझ लो, जब दो लिक्विड को हम लोग मिक्स करते हैं और एक सॉल्यूशन बनाते हैं और उसके बाद उसका टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं, तो चूंकि दोनों लिक्विड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में है, इसीलिए ये वेपर प्रेशर बनाते हैं। ठीक है, इसके मॉलिक्यूल टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर के फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, इनके मॉलिक्यूल्स एस्केप करते हैं, इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी होती है और वेपर फेज में चले जाते हैं। ठीक है, जब लिक्विड को आप गर्म करते हो तो क्या होता है, वेपर बनता है। ठीक है, और जब वेपर बनेगा तो थोड़ी देर बाद और गर्म करते रहो तो तुम देखते हो कि एक प्रेशर बनने लगता है। उस वेपर के द्वारा एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है, उसी प्रेशर को कहते हैं वेपर प्रेशर। क्लियर हो गया? अब इसका डेफिनेशन लिख लो, इसका आप डेफिनेशन लिखो। क्लियर? वेपर प्रेशर का डेफिनेशन लिख लो, क्वेश्चन आता है, डिफाइन वेपर प्रेशर। लिखोगे the pressure exerted by the pressure exerted by vapors of the liquids on the surface of liquid solution and on walls of container when both the liquids and vapor are in equilibrium is called as vapor pressure। क्लियर हो गया? ठीक है, देखो मैं एक बार फिर से इसको पढ़ देता हूं जो मैंने लिखा है। The pressure exerted by vapors of the liquids on the surface of liquid solution and on the walls of container when both the liquids and vapor are in equilibrium is called as vapor pressure। फिर से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक बात समझ लो, जब दो लिक्विड को तुम मिक्स करते हो और सॉल्यूशन बनाते हो और उसके बाद इस लिक्विड मिक्सचर को यानी सॉल्यूशन को तुम हीट करते हो, गर्म करते हो, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, एक टाइम आता है जब दोनों लिक्विड और वेपर, ये लिक्विड और वेपर जो इसके द्वारा वेपर बनाया गया, वो दोनों लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं। इसी इक्विलिब्रियम स्टेज में
जो वेपर मॉलिक्यूल्स के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है एट द आउटर मोस्ट सरफेस, लिक्विड सॉल्यूशन के बाहरी सरफेस पे, सबसे ऊपर वाले सरफेस पे, ठीक है, एट द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन एज वेल एज ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जो कंटेनर के वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वेपर मॉलिक्यूल के द्वारा, इसी को कहते हैं वेपर प्रेशर। क्लियर हो गया? इसलिए लिखा गया है when both the liquids and vapors are in equilibrium is called as vapor pressure। क्लियर हो गया? अब देखो, वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन का दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर और दूसरा फैक्टर होता है नेचर ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, तो लिखो, स्टार देकर हेडिंग बनाओ, आप स्टार देकर यहाँ हेडिंग बना देना, फैक्टर्स अफेक्टिंग the magnitude of vapor pressure, factors affecting the magnitude of vapor pressure। कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? तो दो फैक्टर है मेनली। पहला फैक्टर है टेम्परेचर। कौन कौन से फैक्टर है? दो फैक्टर। पहला जो फैक्टर होता है वो है टेम्परेचर। देखो, मैं बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपका नोट्स साथ ही साथ बनता रहे। एक बात क्लियर करो, नोट्स बनाते चलो साथ साथ। तो पहला फैक्टर है टेम्परेचर। जनरली देखो, आप जान लो, एज दी टेम्परेचर, अभी हमने पढ़ाया आपको, टेम्परेचर इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन also increases as the temperature increases, vapor pressure of solution also increases। क्लियर? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। इंक्रीजेस Vp यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन also increases, सामान्य रूप से इंक्रीज करता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? जैसे टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो इसकी टेंडेंसी एस्केप करने की ज़्यादा होगी, और जब ज़्यादा टेंडेंसी होगी एस्केप करने की, कहाँ एस्केप करेगा ये? वेपर फेज में। इसलिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट होंगे वेपर फेज में। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर फेज में कन्वर्ट होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। क्लियर होगी? टेम्परेचर बढ़ाने से, फिर से जान लो, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी लिक्विड मॉलिक्यूल का भी बढ़ता है, जिससे कि वेपर प्रेशर भी क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा वेपर फेज में कन्वर्ट होने लगता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल वेपर फेज में जब जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। क्लियर हो गया? अब देखो, मैथमेटिकली टेम्परेचर का इफेक्ट वेपर प्रेशर पर कैसे होता है, यह एक इक्वेशन के द्वारा दिया जाता है, जिसे बोलते हैं हम लोग क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। देखो, क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, यह इक्वेशन 12th में नहीं पूछा जाता है। क्लियर करो, 12th में से इस इक्वेशन को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आईआईटी एडवांस में इससे क्वेश्चन होते हैं इस इक्वेशन से। ठीक है, देखो ये इक्वेशन क्या है, मैं लिख देता हूं, log P2 by P1 इक्वल टू देखो यहाँ डेल वेप H, देखो क्या लिखा है हमने, डेल वेप H 2.303 R
T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2। देखो यही इक्वेशन है। log P2 बाई P1 इक्वल टू डेल वेप H 2.303 R T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2। यहाँ P1 क्या है, ठीक है, P1 क्या है लिख लो, यहाँ P1 P2, ठीक है, डेल भैप VAP भैप H, ये क्या है, R क्या है, जल्दी लिखो। P1 वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर T1। P2 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर T2। डेल वेप H क्या है, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, लिक्विड का इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, इसका वैल्यू R। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू तुम जानते हो गैसियस स्टेट में ऑलरेडी पढ़ाया गया है। R का वैल्यू, कई वैल्यू हमने R का पढ़ाया है, बोलो क्या होता है, 0.0821 ATM लीटर पर केल्विन पर मोल, 0.0821 ATM लीटर पर केल्विन पर मोल, ये एक वैल्यू होता है। और बताओ 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। क्लियर हो गया, लगभग इक्वल टू कैलोरी, देखो यहाँ 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, एक्चुअली 1.987 होता है, 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, लेकिन लगभग इक्वल 2 कैलोरी लिया जाता है जिससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। क्लियर हो गया, तो ये क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है। यहाँ ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R। log P2 by P1 equal to del VAP H by 2.303 R into T2 minus T1 by T1 into T2। This is the Clausius-Clapeyron equation। ठीक है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के वेपर प्रेशर पर, इसका ये कंपैरेटिव अगर आपको निकालना हो टेम्परेचर T1 और T2 पे क्या इसका इफेक्ट है वेपर प्रेशर का, इसको क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, IIT एडवांस के लिए ये दिया जाता है। क्लियर हो गया, लिख लिया आपने बस। तो 12th में आपको एक लाइन में याद रखना है, 12th के लिए क्या याद रखना है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, बस और कुछ नहीं। T1 का वैल्यू दिया रहेगा, हो सके T2 पूछ दे, ठीक है, या फिर T1 T2 दोनों दिया रहे, P1 भी दिया रहे, P2 पूछ देंगे। इस तरह से क्वेश्चन इससे आते हैं। क्लियर हो गया, देखो जनरली T1 T2 का वैल्यू दिया रहता है, P1 P2, एक प्रेशर भी दे दिया रहता है, P2 निकालना होगा, या अगर P2 दे दिया है तो P1 निकालना होगा। T1 T2 का वैल्यू जनरली दिया रहता है, वो आपको निकालने की जरूरत जनरली क्वेश्चन में नहीं होती है। क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट देखो, सेकेंड फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड्स। नेचर ऑफ लिक्विड्स, देखो दो लिक्विड को आप मिक्स कर रहे हो, ठीक है, दो लिक्विड को आप मिक्स कर रहे हो, मान लो कि ये लिक्विड A है और जो दूसरा तुम मिक्स कर रहे हो ये लिक्विड B है। यहाँ लिक्विड
ए प्लस बी, ये तुमने सॉल्यूशन बना लिया। अब थोड़ा लिखने की स्पीड बढ़ा दो, ठीक है। चलो ए और बी आपने ये सॉल्यूशन बना लिया, लिक्विड ए और बी को मिलाकर। क्लियर हो गया। अब आप क्या करोगे, ठीक है। देखो अगर लिक्विड ए का जो मॉलिक्यूल है इसमें कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपस में, इनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड बी के मॉलिक्यूल में। जब सॉल्यूशन आपने बना दिया, अगर सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉल्यूशन जब आपने बनाया तो दोनों लिक्विड के मॉलिक्यूल एक साथ आए। जब एक साथ आए तो सॉल्यूशन में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, दोनों लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, किसके कंपैरिजन में, इनके कंस्टिट्यूएंट के कंपैरिजन में। जब ये सेपरेट है, प्योर है ये तो, ठीक है, इनके कंपैरिजन में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन में ज्यादा हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो इनके भागने की टेंडेंसी यानी एस्केप करने की टेंडेंसी घट जाएगी, ठीक है। जब इनके एस्केप करने की टेंडेंसी यानी मूव करने की टेंडेंसी घट जाएगी तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर इन कंस्टिट्यूएंट जो लिक्विड्स हैं इसके कंपैरिजन में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स में कम हो गया, ठीक है, डिक्रीज हो गया, तो इनके मूव करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स में कम हो गया, किसके कंपैरिजन में, इनके कंस्टिट्यूएंट प्योर लिक्विड के कंपैरिजन में। जब ये अलग अलग हैं तो जो इनके मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर सॉल्यूशन में जाने के बाद वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो लिक्विड को जब आप गर्म करोगे लिक्विड सॉल्यूशन को, तो इनके मूव करने की टेंडेंसी इनके मॉलिक्यूल की बढ़ जाएगी, यानी वेपर प्रेशर भी क्या होगा ऐसे केस में, तब बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। तो वेपर प्रेशर मैं लिख रहा हूं, ध्यान में रखना, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ intermolecular force of attraction. Vapor pressure of solution is inversely proportional to strength of intermolecular force of attraction. क्लियर हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल देख लो। अगर आपने लिया है वाटर मॉलिक्यूल है आपके सामने, आपने ले लिया इथाइल अल्कोहल और आपने ले लिया डाई इथाइल ईथर। आपने ले लिया वाटर, आपने ले लिया इथाइल अल्कोहल और आपने ले लिया डाई इथाइल ईथर, ठीक है। इसमें आपको स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पूछा भी हुआ है। तो आप बताओ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, strength of intermolecular force of attraction, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ होगा? देखो मैं बता रहा हूँ H2O में होगा, वाटर में। क्यों? क्योंकि यह इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसके बाद इथाइल अल्कोहल, ये भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन वाटर में जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ये स्ट्रॉन्गर होगा विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। इसके बाद फाइनली डाई इथाइल ईथर, फाइनली कहां होगा? डाई इथाइल ईथर। देख लो, सबसे ज्यादा वाटर, फिर इथाइल अल्कोहल, फिर डाई इथाइल। क्लियर हो गया?
क्यों वाटर में सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया बताओ? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। इसके बाद इथाइल अल्कोहल में और देन डाई इथाइल ईथर में। क्लियर हो गया? अब वेपर प्रेशर, अगर तीनों लिक्विड्स ले लो आप, तो वेपर प्रेशर की बात करो तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चूंकि H2O में ज्यादा है, तो नेचुरली इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर ज्यादा किसका होगा? इसका। तो वेपर प्रेशर की बात करोगे तो सबसे ज्यादा डाई इथाइल ईथर। इसके बाद किसका वेपर प्रेशर होगा? इथाइल अल्कोहल, और इसके बाद वाटर। क्लियर हो? देख लो, क्लियर हो गया? जल्दी लिखिए। एक बार फिर से हम रिकैप कर देते हैं आपको। इसमें मैंने बहुत ही आराम से, बहुत स्लो मैंने पढ़ाया, क्योंकि एक बार अब आदत डाल लीजिए लिखने का, क्लास की तरह आदत जो छूटा हुआ है आपका। देखो फिर से हम बता देते हैं, हम लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं आपको, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हो। ऐसे सॉल्यूशन के केस में जहाँ सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हो, जब दोनों को मिक्स करके आप सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉलिड को और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। ये आप पहले से जानते हैं, ठीक है? और उस सॉल्यूशन को जब आप हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वहाँ दोनों सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, चूंकि दोनों लिक्विड है तो दोनों क्या बनाएंगे? वेपर प्रेशर बनाएंगे। जब आप हीट करेंगे तो क्या बनाएंगे? वेपर प्रेशर बनाएंगे। क्यों? जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, हीट करने का मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल हैं उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। उनका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उनको एस्केप करने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी, यानी वो लिक्विड फेज से वेपर फेज की ओर एस्केप करेंगे, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा वेपर फेज की ओर जाएंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा वेपर फेज में जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे लिक्विड के सरफेस पर और कंटेनर के वाल पे। यही कारण है कि वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। क्लियर? जल्दी लिखिए इसको, जल्दी से आदत डाल लीजिए स्पीड लिखने का जो क्लास में होती है आपकी, ठीक है? अब इस वेपर प्रेशर को हमने पढ़ाया आपको कि जो लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ये दो चीज पे डिपेंड करता है। एक टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। मैथमेटिकली इसको कैसे मेजर किया जाता है? कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कितना वेपर प्रेशर बढ़ेगा, इसको मैथमेटिकली मेजर किया जाता है क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से, जो 12th में नहीं पढ़ना है, IIT JEE के लिए होता है, ठीक है? आपको सिर्फ जानना है टेम्परेचर इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर